के गौरांग शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। निमेश जी और गौरांग जी, बाजार में अच्छी खासी खरीदारी, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तर पर, लेकिन अभी निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों से थोड़ा दूर नजर आता हुआ। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूंगी, इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं आप? ये खरीदारी आगे कितने दिन कंटिन्यू रह सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी अथवा मेरा किसी भी प्रकार का निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो देखिए, शुरुआत अच्छी हुई, आखिरी दिन भी हमने पिछले साल का रुझान बेहतर था और कल और आज में हमने 26,250 के पार जाकर के काम कर रहे हैं। निफ्टी पर सेंसेक्स भी आगे बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से दिसंबर महीने के बाद एक नया सर्वोच्च स्तर हमने देखा और छोटे मझोले सूचकांक में भी रुझान बेहतर। कुछ ही अंक से हम चूक रहे हैं। जो नया सर्वोच्च स्तर हमने निफ्टी में बनाया था करीबन 26,325 के आसपास का, संभवता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते शायद हम प्रयास करेंगे उसके पास जाने के लिए और पार करने के लिए, एक नया शिखर बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छा खासा ऊपर का दायरा हमने देखा है, तो संभवता पूर्वक है कि छोटी मध्यम अवधि ने जिसने भी कारोबार किए होंगे वो शायद मुनाफा समेटने भी आए, जिसके कारण थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का स्तर हम देख सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए जहां पर हमारा मानना है एक बहुत ही सकारात्मक रुझान आने की संभावना इस साल पिछले साल की तुलना में 10 जनवरी से तीसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और अगले महीने फरवरी में बजट। तो ये सब समीकरण शायद एक सकारात्मक रुझान बाजार में आए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये थी बाजार पर राय गौरांग की तरफ से। थोड़ी बहुत क्योंकि हम इतनी रैली जो है बाजार में देख रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी जो है अगले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो ये था वर्ड गौरांग की तरफ से। पर अब चलते हैं अपने अगले क्वेरीज की तरफ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश जी। मुकेश जी, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और सबसे पहले आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं मैडम। मैं दिल्ली हरिनगर से बात कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में ये जानना था, मेरे पास शेयर है एनटीपीसी के 85 शेयर 369 के रेट के ऊपर जी। तो ये अगर मैं इसको होल्ड कर चलूं या मैं थोड़ा, जब भी जैसे आज प्राइस की 343 है तो मैं एवरेज कर लूं, थोड़ा प्राइस और शेयर बाय कर लूं जैसे मैं। ओके, ठीक है। निमेश, आपसे लेते हैं ये पहला सवाल और सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की। मुकेश जी के पास एनटीपीसी के शेयर्स है, इनका बाइंग प्राइस 369 है। आज एनटीपीसी इनफैक्ट टॉप गेनर है निफ्टी का, तो अच्छा कारोबार कर रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से अभी भी थोड़ा नीचे ही है। अगर हम पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, लगभग बस 4% के रिटर्न्स हमने एनटीपीसी में देखे हैं पिछले 6 महीने में। बट जैसे कि हम अब 2026 में एंटर कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? क्या इस साल हम बहुत अपसाइड देख सकते हैं एनटीपीसी के स्टॉक में? क्या ये जो निफ्टी गेनर की पोजीशन मेंटेन हो सकती है आगे जाके? वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जिस तरह से एनटीपीसी का चार्ट स्ट्रक्चर रहा है, पिछले पूरे साल स्टॉक ने एक साइडवे मूव दिया है और अभी भी एक साइडवे रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ 322 से लेके आज 350 तक, यानी स्टॉक में पिछले 3 दिनों में एक अच्छा मूव दे दिया है। मैं मानता हूं कि एनटीपीसी के अंदर जो है वो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। ऑलरेडी आपकी एंट्री पॉइंट है वो थोड़े हायर लेवल के ऊपर है, बट अभी जिस तरह से स्ट्रक्चर है, ऊपर में 350 का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जहां पर बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर 350 के ऊपर निकल जाता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और मैं मानता हूँ कि ऊपर में 410 रुपए तक के चांसेस जो है वो बन रहे हैं एनटीपीसी के अंदर। तो फिलहाल नजरिया मेरा बुलिश है। ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में एक रनअप आ गया है, तो अभी एक रेजिस्टेंस एरिया के पास है। अगर 350 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ से एवरेज आउट कर सकते हैं और अपनी बाइंग प्राइस जो है वो नीचे कर सकते हैं। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि आपको 410 तक ये काउंटर के अंदर होल्ड करना चाहिए
और आने वाले दिनों में 410 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। सेफ्टी चल रही है बाजार में भले एनटीपीसी पर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आती हुई निमेश जी की ओर से 410 के भी लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगले लाइव कॉलर की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगले लाइव कॉलर हमारे साथ आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून आलोक, बताइए कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप? सर नए साल की आपको शुभकामनाएं। सब ठीक। मेरे पास है ना एडीवी है 6,000 रुपए से एडीवी ओके, और अल्काइनमेंट 2250 रुपए से अल्काइनमेंट। जी बिल्कुल। तो एबीबी इंडिया के आपके पास 10 शेयर हैं। नजरिया कितने समय का है आपका? लॉन्ग टर्म का है। बिल्कुल, तो एक साल लॉन्ग का। टर्म नजरिया आपका। एबीबी इंडिया 6,000 के लेवल की खरीदारी 10। के लेके मेरा 1 साल हो गया है और अल्काइनमेंट लेके मेरा 3 साल हो गया है। ओके, तो आपकी जो खरीद भाव है वहां से दोनों ही शेयर नीचे कारोबार करते हुए। हाँ। एबीबी इंडिया के अगर चार्ट को देखें तो पिछले 6 महीने में 12.5% टूट चुका है ये शेयर, यानी आपके जो भाव है वहां से 13% की गिरावट आप नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि अल्काइल की, तो यहाँ पर 9% टूट चुका है साल में। लेकिन अगर इसके खरीद 6 महीने का चार्ट देखें तो 30% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है और आपका खरीद भाव 2250 का है। आपके पास 10 शेयर है, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म नजरिया आपका। लेकिन गौरंग जी, आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही शेयर पर लंबी अवधि का निवेश है इनका, लेकिन खरीद भाव से नीचे कारोबार कर रहा है, काफी समय से होल्ड भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए अब इनको? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एबीबी पर हमारी खरीदारी की राय है। तो मेरी टिप्पणी जो है वो फिलहाल खरीद फरोख्त को लेकर के एबीबी इंडिया तक सीमित रखूंगा। अल्काइल अमाइंस के ऊपर मैं शायद क्षेत्र के ऊपर एक टिप्पणी करूं जिससे थोड़ा बहुत सहायता इनको मिल सकता है। तो एक कैप गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है एबीबी इंडिया। ऊपरी तरफ शेयर की संख्या मेरे ख्याल से 10 शेयर ये बता रहे थे, मुझे ठीक से सुनने में नहीं आया, और मौजूदा स्तर करीबन 5,200 के आसपास। देखिए, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं इनको कहूंगा कि आप इस स्तर पे, अगर आपके पास पहले 10 शेयर खरीदे हुए हैं तो इस स्तर पे 10 या फिर थोड़ी बहुत अगर पूंजी निवेश के लिए ज्यादा है तो आप थोड़े बहुत ज्यादा शेयर यहाँ पर खरीदारी करें। लंबी अवधि के लिए जैसे हमने कहा, बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, और अनुमानित लक्ष्यांक जो मैं इनको बता सकता हूं हाल फिलहाल वो करीबन 5,800 से 5,900 के बीच में है। तो बहुत ही अनिवार्य होगा कि ये कुछ संख्या इस स्तर पर जुड़े ताकि इनका खरीद का भाव नीचे आ जाए एबीबी इंडिया में और लंबी अवधि के लिए बने रहे। जहां तक प्रश्न है अल्काइल अमाइंस का, तो ये मेरे ख्याल से स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है। क्षेत्र में अगर आप देखने जाए तो रुझान को लेकर के इतना कुछ देखने नहीं मिला है, लेकिन अब संभवतः पूर्वक ये परिस्थिति नजर आती है कि स्थानीय मार्केट में तो जो अवसर है स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स को, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, और एक्सपोर्ट मार्केट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। अब विशेष रूप में यहाँ पर तो टिप्पणी नहीं कर सकूंगा अल्काइल अमाइंस पर, क्योंकि खरीदारी की राय नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। अब निर्भर होता है इनका नजरिया क्या है। यहाँ पर एबीबी इंडिया पर तो बुलिश नजर आते हुए, लेकिन अल्काइल पर इनकी खरीदारी की राय नहीं है, इसलिए कवरेज क्षेत्र से बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन निमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। 2250 के लेवल की इनकी खरीदारी है और 10 शेयर्स है इनके पास। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। आगे कौन से लेवल दिख रहे हैं जो इनका खरीद भाव है वो कब तक वापस आ सकता है? देखिए, ये कहना डिफिकल्ट है कब तक वापस आ सकता है, लेकिन जिस तरह से केमिकल स्पेस के अंदर हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, सभी स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और हालांकि ये स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 1550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है, और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ये लेवल को टेस्ट करके स्टॉक में हम लोग जो है बाउंस देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो 21 EMA का जो लेवल आ रहा है वो 1640 के करीब आ रहा है। तो अगर 1640 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये लेवल से तो होल्ड करना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1550 का लगा के, और ऊपर मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल मिलता है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होती है
तो स्टॉक ऊपर में 1800 रुपए तक देखने को मिल सकता है, बट एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन 1800 के लेवल्स आप टारगेट समझकर रख सकते हैं अल्काइल अमाइंस के लिए। बट अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, गुड आफ्टरनून, बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं और न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये देखिए विजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम केशव भारद्वाज है और मेरे पास दो स्टॉक्स हैं मैम जी। एक तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है जी और एक अमरा राजा बैटरी है। ओके। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 500 शेयर एट द रेट ऑफ 360 और अमरा राजा 125 शेयर एट द रेट ऑफ 950। ओके। और तो 2-3 साल का नजरिया है मैम मेरा। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स इनके ऑटो सेक्टर के हैं। टाटा मोटर्स पे लगभग इनके खरीद भाव के पास ही स्टॉक है अभी। हमारा राजा में लेकिन इन्हें लगभग 3000 का नुकसान अभी हो रहा है। गौरांग, क्या राय रहेगी आपकी? क्या इन्हें दोनों होल्ड करके चलने चाहिए? लॉन्ग टर्म में क्या अपॉर्चुनिटीज बनती दिख रही है? हमारा राजा बैटरीज ईवी स्पेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो क्या लगता है एक सिग्निफिकेंट अपसाइड क्या हमें देखने को मिल सकता है? टाटा मोटर्स पीवी में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले दिनों देखी है, तो क्या ये 2026 में भी कंटिन्यू होगी या फिर ये अपने 2 से 3 साल का जो इनका नजरिया है उसके लिए दोनों स्टॉक्स होल्ड करके चल सकते हैं? तो कनिष्का जी, मुझे लग रहा है कि केशव जी थोड़े बहुत सुलझे हुए निवेशक है, क्योंकि जो पसंदगी इनकी है, एक है ऑटो क्षेत्र में निवेश टाटा मोटर पीवी और दूसरा निवेश है ऑटो एंसिलरी ओरिजिनल इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनी जैसे कि हमारा राजा बैटरी और हमारा राजा मोबिलिटी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और मेरी सूझबूझ समझ और अनुभव ये कहता है कि अगर ऑटो क्षेत्र अच्छा करता है आने वाले भविष्य में, तो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं जो टायर बनाती हैं, ओईएम सेगमेंट की कंपनियां, उदाहरण के तौर पर हमारा राजा मोबिलिटी या फिर बाकी अन्य पुर्जे बनाने वाली कंपनियां, ये सभी सकारात्मक रुझान लेकर के आएंगे क्योंकि ये बहुत करीब से जुड़े हुए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो पहले तो मैं मेरी टिप्पणी हमारा राजा मोबिलिटी पर सीमित रखूंगा। खरीदारी की राय है, इनका निवेश अच्छे स्तर पर है, लंबी अवधि का इनका नजरिया है, तकरीबन 2-3 साल का, अगर मैंने सही सुना है तो बने रहे। मेरे ख्याल से 1250 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। ये लक्ष्यांक परिवर्तन हो गया अगर नतीजे बेहतर आए तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के वाहन को चलाइए, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक को तो ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ती है, सभी में ये पुर्जा लगता है बैटरी का। इसके बगैर आपका इंजन जो है वो चालू नहीं होता है। दूसरी तरफ नया मार्केट, जो नया ऑर्डर मार्केट है, वो भी दुरुस्त और रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना दुरुस्त, क्योंकि एक ओईएम सेगमेंट कंपनी है। तो लंबी अवधि के लिए हमारा राजा में बने रहे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये दो विभाजन हुए टाटा मोटर से। पहले जब एकजुट कंपनी थी तब टाटा मोटर में हमारी खरीदारी की राय थी। ये जो विभाजन हुआ है उसके पश्चात अंडर रिव्यू है टाटा मोटर पीवी और टाटा मोटर सीवी, और रिव्यू में होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रतिबद्ध हूं। लेकिन मैं इनको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से ऑटो क्षेत्र में हमने पहले तो ये जो दिसंबर महीने के आंकड़े देखे महीने दर महीने के, वो अच्छे थे। पैसेंजर व्हीकल से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े सुधरते हुए नजर आए महीने दर महीने। और इनकी जो एक प्रोडक्ट है जेएलआर, जो कि हाई एंड सेगमेंट, हाई प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो आने वाले भविष्य में बेहतर रुझान लेकर के आएगी और योगदान बैलेंस शीट पर आएगा आय और शुद्ध मुनाफे में। तो लंबी अवधि में अच्छी रुझान, अच्छे नतीजे के कारण शायद शेयर के दामों में परिवर्तन हो सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन रिव्यू में होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करता। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोनों ही शेयर्स पर गौरांग जी की ओर से राय आपको दे दी गई है। लेकिन अब बढ़ लेते हैं आगे, और ऑटो सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दरअसल दिसंबर सीरीज में ज़्यादातर ऑटो कंपनियों ने जो अपने बिक्री के आंकड़े हैं वो जारी कर दिए हैं। किन कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताइए सृष्टि, कैसे रहे ऑटो सेल्स के नंबर इस बार?
काफ़ी शानदार आंकड़े देखने को मिले हैं दिसंबर महीने में, जहां पर देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इस बार भी आपको डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद करनी है। बट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और साथ ही टू व्हीलर कंपनीज की बात कर ले तो इनका जो प्रदर्शन है वो उम्मीद से कई बेहतर आता हुआ दिखा है और इनकी कमेंट्री भी पॉजिटिव है। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं फिर कमर्शियल व्हीकल स्पेस से ही। यहाँ पर आप देखें टाटा मोटर्स CV हो जाए या फिर अशोक लेलैंड या आयशर मोटर्स VECV, वहां पर उम्मीद से कई बेहतर आंकड़े और आप देखिए जंप नंबर्स में 25 से 27% की ग्रोथ आपको साल दर साल दिखेगी। अब आते हैं टू व्हीलर कंपनीज के आंकड़ों में, जहां पर मार्केट कल बंद होने के बाद TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर आए और दोनों के ही नंबर सरप्राइजिंगली उम्मीद से कई बेहतर आते हुए दिखे। अब TVS मोटर्स की बात करें तो लगभग 5 लाख का आंकड़ा छूते हुए आ रही है कंपनी, 50% का जंप साल दर साल। वहीं हीरो मोटोकॉर्प 40% की ग्रोथ 4.6 लाख कंपनी ने बेचा है। और देखिए आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड के लिए भी हम बता रहे थे कि अब हर महीने 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकना जो है वो एक नया नॉर्म बन चुका है और फिर से एक बार कंपनी ने उसी तरीके की ग्रोथ दर्ज की है। तो काफी अच्छे आंकड़े TVS मोटर और हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी आए हैं और इवन हीरो मोटोकॉर्प जो है ये भी जता रहा है कि इनके जो कुछ एक लॉन्चेस है वहां पे काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और साल 2025 जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काफी अच्छा देखने को मिला है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर कंपनीज की। यहाँ पर भी उम्मीद से अच्छे ही आंकड़े थे पर कमेंट्री आने वाले महीनों के लिए भी पॉजिटिव बताई जा रही है, क्योंकि दिसंबर देखिए वो इतना ज्यादा हैवी मंथ नहीं रहता है ट्रैक्टर कंपनीज के लिए, पर बजाय इसके उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं। और देखिए साल दर साल ग्रोथ 40% की ग्रोथ दिखा रही हैं कंपनीज और ये भी कह रही हैं कि आने वाले कुछ महीने जो है वो और अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल कंपनीज की, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सारे नंबर्स कल ड्यूरिंग द मार्केट्स आ गए पर Hyundai के नंबर्स जो हैं वो मार्केट बंद होने के बाद आए। पर यहाँ पर हमने देखा कि हालांकि बाकी सब कंपनीज ने डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है पर साल दर साल Hyundai के सेल्स 7% ही बढ़े हैं। वहां पर महीने दर महीने भी देखें तो लगभग 12% की गिरावट देखने को मिली है। तो Hyundai मोटर्स के नंबर्स उम्मीद के आसपास ही हैं, थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है पर बाकी कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और मारुति ये कह रही है कि जो स्मॉलर एंड ऑफ द कार्स है वहां पर अभी भी काफी अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी हम देख रहे हैं और आगे चल के उनका फोकस जो है वो यहीं पे रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी हुई है दिसंबर महीने में। अब जनवरी महीना और भी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि कई सारी कंपनीज ऑलरेडी प्राइस हाइक अनाउंस कर चुकी हैं। अब उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं डिमांड पर, ये जरूर देखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सृष्टि ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ऑटो में तो अच्छी रफ्तार है, इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज में भी अच्छी खासी तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। निमेश जी आपके पास आना चाहूंगी, ऑटो या ऑटो एंसिलरीज कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, कौन से शेयर्स पर आप बुलिश हैं? देखिए टू व्हीलर स्पेस के अंदर बजाज ऑटो का काउंटर मुझे जो है वो अच्छा लग रहा है। काफी लंबा कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हो चुका है और जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है मुझे लग रहा है कि स्टॉक आने वाले दिनों में 10,300 तक के लेवल दिखाई देगा। तो बजाज ऑटो के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। पहले भी अपने शो के अंदर मैं 9,200 के आसपास बजाज ऑटो के अंदर बाय रिकमेंड दे चुका हूं। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये लेवल के ऊपर भी बजाज ऑटो बाय कर सकते हैं। 10,300 10,800 तक के लेवल बजाज ऑटो में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी राय बजाज ऑटो पर। बट गौरांग एक बार आपसे भी राय लेना चाहूंगी ऑटो स्टॉक्स को लेकर। जैसे कि सृष्टि ने पॉइंट आउट किया जनवरी में ऑलरेडी काफी कंपनीज जो है प्राइस हाइक्स अनाउंस कर चुकी हैं। तो क्या लगता है जो सेल्स है अभी तक हमने फेस्टिव मंथ से जीएसटी कट्स जब से अनाउंस हुए सितंबर अक्टूबर से लेकर हमने अच्छा मोमेंटम देखा है, तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में Q4 में जनवरी से मार्च के पीरियड में क्या कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा प्राइस हाइक्स के बावजूद? कनिष्का देखिए एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पहले लोगों की मानसिकता जब वो वाहन खरीदने जाते थे तो ये पूछते थे कि भैया 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पर कितने किलोमीटर चलती है ये। आज ये मानसिकता में परिवर्तन हुआ है कि अगर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटना होती है तो क्या वो वाहन अंदर बैठे यात्रियों को सुरक्षित रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ है और जिस प्रकार से सेफ्टी फीचर्स ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किए हैं और आने वाले भविष्य में लागू होंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा। अब ये सब आपको सस्ते दाम में तो मिलेगा नहीं, इसके लिए भी आपको दाम चुकाना होगा। और मैंने तो कई सालों बाद ये देखा कि
साल के आखिरी 2 महीनों में, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, नवंबर दिसंबर 2025 की, नई गाड़ियां लॉन्चेस हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि दिसंबर के महीने में इन्वेंट्रीज क्लियर करने के लिए डिस्काउंट देती है, लेकिन नए लॉन्चेस यानी कि उत्सुकता देखिए आप भारत में स्थापित वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों की, और अनुमान ये भी है कि एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा आ रहा है ये आने वाले भविष्य में और भी ऊपर जाएगा। तो जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था अभी, जब किसी दर्शक मित्र ने प्रश्न पूछा था हमारा राजा मोबिलिटी को लेकर के, हमें लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र मात्र इस साल ही नहीं 2026 में, लेकिन आने वाले सालों तक अच्छे खबरें और अच्छे रुझान के साथ चर्चा में रहेगा। हमारी खरीदारी की राय ऑटो क्षेत्र में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, प्योर कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, जिसके ख्याल से कार्यक्रम में नाम लिया था उसका, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, ये सब पर हमारी खरीदारी की राय। गौरांग की राय ऑटो सेक्टर पर 2026 भी उम्मीद यही है कि काफी अच्छा रहेगा, चाहे वो सेल्स हो या इनका रिजल्ट्स हो, तो यही उम्मीद है अच्छे ऑटो सेक्टर जो है चर्चा में बना रहेगा। यह राय गौरांग की तरफ से आती हुई। बट गौरांग, निमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स की स्टॉक क्वेरीज आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच, और एक बार फिर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।